बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं टीवी टुडे और मैं हूं मोहम्मद एहसान और मैं हूं हिरा जावेद। हेडलाइंस आप जान चुके, बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले आपको खबर दें कि वजीर आजम इमरान खान से आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की मुलाकात, डीजी ISI लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद की भी मुलाकात में शिरकत। मुलाकात में कौमी सलामती से मुतल्लिक उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। अहम खबर है जिससे मुतल्लिक आपको अपडेट कर रहे हैं कि वजीर आजम इमरान खान से आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की मुलाकात, डीजी ISI लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद की भी मुलाकात में शिरकत। मुलाकात में कौमी सलामती से मुतल्लिक उमूर पर तबादला ख्याल भी किया गया है। जी हाँ, कौमी सलामती से मुताल्लिक भी तबादला ख्याल किया गया है। मुलाकात की है, आपको बता रहे हैं, वज़ीर आज़म इमरान खान से आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की मुलाकात हुई है। इस मुलाकात में डीजी ISI लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद भी मुलाकात में शिरकत की है, साथ मौजूद थे। मुलाकात में कौमी सलामती से मुताल्लिक अमूर पर तबादला ख्याल किया गया है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा टीवी टुडे इस्लामाबाद से हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं सरदार तैयब। सरदार तैयब, बताइएगा कितनी देर ये मुलाकात जारी रही है वज़ीर आज़म इमरान खान और आर्मी चीफ? कौमी कायदीन के दरमियान मुलाकात में मुल्क की मौजूदा सिक्योरिटी सूरत समेत इलाकाई और खित्ते की मजमूई सिक्योरिटी सूरत पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया और मुलाकात में मकबूजा कश्मीर में भारत के इंसानियत सोज मजालिम पर तशवीश का इजहार किया गया है। भारत की जानिब से लाइन ऑफ कंट्रोल पर जारियत पर भी बातचीत की गई है। मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि इससे कबल भी गुज़िश्ता 24 दिसंबर को आर्मी चीफ और ISI के सरबराह की वज़ीर-ए-आज़म से अहम मुलाकात हुई थी, जिसमें सिक्योरिटी सूरत पर तबादला ख्याल किया गया था और अस्करी और सियासी क़यादत के दरमियान मुलाकात में कौम के साथ मिलकर मादरे वतन के भरपूर दफा के अज़म का अयादा किया गया था। जी बहुत शुक्रिया सरदार तैयब, आप हमें तमाम तर तफसीलात से आगाह कर रहे थे, बता रहे थे कि वज़ीर आज़म इमरान खान और आर्मी चीफ के दरमियान जो मुलाकात हुई है, इस मुलाकात में डीजी ISI लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद भी मौजूद थे। मुलाकात में कौमी सलामती से मुताल्लिक उमूर पर भी तबादला ख्याल किया गया है। अहम खबर है जिससे मुतल्लिक आपको अपडेट कर रहे हैं कि वजीर आजम इमरान खान से आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की मुलाकात, डीजी ISI लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद की भी मुलाकात में शिरकत। मुलाकात में कौमी सलामती से मुतल्लिक उमूर पर तबादला ख्याल किया गया है। अहम मुलाकात है जिससे मुतल्लिक आपको अपडेट किया जा रहा है कि वजीर आजम इमरान खान से आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की मुलाकात, डीजी ISI लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद की भी मुलाकात में शिरकत। मुलाकात में कौमी सलामती से मुतल्लिक उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। आपको बताएं कि मुस्लिम लीग नून ने आइंदा सेनेट इंतखाबात में हिस्सा लेने और पार्लियामान की सियासी सरगर्मियों में भरपूर हिस्सा लेने का फैसला कर लिया है। मरियम नवाज कहती हैं, हुकूमत बौखलाहट का शिकार है, मौजूदा हुकूमत से अब कोई बात नहीं। मुस्लिम लीग नून की पार्लिमानी पार्टी का अहम इजलास मरियम नवाज की जेर सदारत हुआ। खिताब करते हुए मरियम नवाज ने कहा, हुकूमत बुखलाहट का शिकार हो चुकी, हम पार्लियामान में अपना भरपूर किरदार अदा करते रहेंगे। हुकूमत को कौमी और अवामी इश्यूज पर टफ टाइम दिया जाएगा। मरियम नवाज का कहना था कि इस्तीफों का फैसला अपोजिशन इत्तेहाद पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट करेगी और तमाम जमातें इसको तस्लीम करने की पाबंद होंगी। हुकूमत से अब कोई बात नहीं हो सकती। नून लीगी अरकान कदम पर शाबाश के मुस्तहिक हैं, शेरों को कोई डरा नहीं सकता। मरियम नवाज का कहना था कि बिलावल भुट्टो तहरीके अदम एतमाद की तजावीज़ लाएं, PDM इजलास में गौर करेंगे। दूसरी जानिब आपको बताएं कि मौलाना फजलुर रहमान की जेर सदारत PDM का अहम तरीन सरबराह इजलास 4 फरवरी को इस्लामाबाद में तलब कर लिया गया। इजलास में सेनेट इंतखाबात में मुश्तरका तौर पर हिस्सा लेने पर मुशावरत की जाएगी। मौलाना फजलुर रहमान की जेर सदारत इजलास में वज़ीर आज़म, स्पीकर कौमी असम्बली, वज़ीर आला पंजाब के खिलाफ मुमकिना तहरीक अदम एतमाद पर मुशावरत होगी। इजलास में
5 फरवरी के लियाकतबाद के जलसे के हवाले से भी हिकमत अमली मुरतब की जाएगी। जी हाँ, आपको बता रहे हैं कि इजलास में सेनेट इंतखाबात के बारे में भी बात की जाएगी। मौलाना फजलुर रहमान की ज़ेर सदारत PDM का अहम तरीन सरबराही इजलास 4 फरवरी को इस्लामाबाद में तलब कर लिया गया है। इजलास में सेनेट इंतखाबात में मुश्तरका तौर पर हिस्सा लेने पर मुशावरत की जाएगी। फजलुर रहमान की ज़ेर सदारत इजलास में आपको बता रहे हैं वज़ीर आज़म, स्पीकर कौमी असम्बली, वज़ीर आला पंजाब के खिलाफ मुमकिन तहरीक अदम एतमाद पर मुशावरत होगी। इजलास में 5 फरवरी के लियाकतबाग के जलसे के हवाले से भी हिकमत अमली मुरतब की जाएगी। आपको बताएं कि हुक्मरान जमात तहरीक इंसाफ के खिलाफ फॉरेन फंडिंग केस की तहकीकात के मामले में इलेक्शन कमीशन की स्क्रूटनी कमेटी का इजलास कल तलब कर लिया गया। स्क्रूटनी कमेटी की जानिब से दरखास्त गुजार अकबर एस बाबर को भी तलब कर लिया गया है। गुज़श्ता इजलास में अकबर एस बाबर के एतराज़ात पर कमेटी ने वॉकआउट कर दिया था। जी हाँ, आपको बता रहे हैं कि गुज़श्ता इजलास में कमेटी ने वॉकआउट कर दिया था। हुक्मरान जमात तहरीक इंसाफ के खिलाफ फॉरेन फंडिंग केस की तहकीकात के मामले में इलेक्शन कमीशन की स्क्रूटनी कमेटी का इजलास कल तलब कर लिया गया। स्क्रूटनी कमेटी की जानिब से दरखास्त गुजार अकबर एस बाबर को भी तलब कर लिया गया है। गुज़श्ता इजलास में अकबर एस बाबर के एतराज़ात पर कमेटी ने वॉकआउट कर दिया था। वजीर आज़म इमरान खान कहते हैं फॉरेन फंडिंग केस में दामन साफ है, हमें फंसाने वाले अब खुद फंस चुके हैं। ब्रॉडशीट के मामले पर शफाफ और मुनसिफाना तहकीकात चाहते हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत हुकूमती रहनुमाओं का इजलास हुआ, जिसमें मौजूदा सियासी सूरत हाल पर मशावरत की गई। वज़ीर आज़म को ब्रॉडशीट, फॉरेन फंडिंग केस और कब्जा माफिया के खिलाफ क्रैकडाउन पर ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना था कि जमीनों पर कब्जा करने वालों को नून लीग की सरपरस्ती हासिल रही। सियासी सरपरस्ती के बगैर कोई भी कब्जा नहीं कर सकता। कब्जा माफिया के खिलाफ ऑपरेशन का दायरा मजीद वसी किया जाए। सरकारी जमीनों का कब्जा छुड़वाने को भी सियासी इंतकाम करार दिया जा रहा है। हुकूमती तर्जमान कब्जा माफिया के खिलाफ ऑपरेशन की तफसीलात से आगाह करें। अपोजिशन की खाम ख्याली है कि वो प्रोपेगेंडा करके हक़ाइक़ छुपाएंगे। कौमी खजाने को नुकसान पहुंचाने वाले हर किरदार को सामने लाएंगे। आगे बढ़ेंगे, आपको बताएं कि सिंध हुकूमत ने सेनेट इलेक्शन केस से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट में जमा करवाए जाने वाले जवाब में सदारती रेफरेंस की मुखालिफत कर दी। सेनेट इलेक्शन केस में सदारती रेफरेंस से मुतल्लिक सिंध हुकूमत ने अपना जवाब जमा करवाया था। सुप्रीम कोर्ट में जमा कराए गए जवाब में कहा गया है कि सदर मुमलिकत की जानिब से भेजे गए रेफरेंस में कोई कानूनी सवाल नहीं उठाया गया। रेफरेंस सियासी मसलहत पर दायर किया गया है। सेनेट का इलेक्शन आइन के तहत होता है, जिस पर आर्टिकल 226 का इतलाक होता है। इलेक्शन एक्ट 2017 में सिर्फ सेनेट इंतखाबात का तरीकाकार वाज़ेह किया गया है। सिंध हुकूमत की इस्तदा कहा कि सुप्रीम कोर्ट सदारती रेफरेंस पर अपनी राय देने से इनकार कर दे। मजीद आपको बताएं कि शाह महमूद कुरैशी कहते हैं तहरीक अदम एतमाद का सियासी, जमहूरी और पार्लिमानी अंदाज में मुकाबला करेंगे। तहरीक अदम एतमाद के मामले पर अपोजिशन को शिकस्त देंगे। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी ने अपने बयान में कहा कि PDM की सफ़ों में इख्तलाफ खुलकर सामने आ चुका। PDM एक गैर फितरी और आरजी इत्तेहाद है। इस्तीफों के मामले पर नून लीग में मरियम नवाज और शहबाज शरीफ की सोच में इख्तलाफ वाज़ेह है। फजलुर रहमान लॉन्ग मार्च पर तुले हुए हैं। बिलावल भुट्टो असम्बलियों में आने की बात कर रहे हैं। वो समझते हैं कि उनकी एहतजाजी सियासत पर आवाम ने तवज्जो नहीं दी। मौलाना फजलुर रहमान की जमात के अंदर भी शदीद दबाव और कशमकश है। शाह महमूद कुरैशी का कहना था कि हर सेनेट इलेक्शन के बाद मुख्तलिफ पार्टियों ने हॉर्स ट्रेडिंग के इल्जाम लगाए। मजीद आपको बताएं कि PTI रहनुमा सेंटर फैसल जावेद ने अपोजिशन पर कड़ी तनकीद करते हुए कहा कि इनके इस्तीफे अब लतीफे बन चुके हैं। अपोजिशन के अरकान कहते हैं कि हम क्यों किसी की चोरी बचाने के लिए अपनी सीटें छोड़ें। मीडिया से गुफ्तगू में सेंटर फैसल जावेद का कहना था कि हमें फंसाने आए थे, अब खुद फंस गए। PTI ने 40,000 मुहिब्बे वतन पाकिस्तानियों की फहरिस्त इलेक्शन कमीशन को दे दी है, जिन्होंने पार्टी को अतियात दिए। दूसरी जानिब मुस्लिम लीग नून और पीपल्स
پیپلز پارٹی نے کوئی رسید نہیں دی۔ سینیٹر فیصل جاوید نے کہا کہ پیناما کا انکشاف عالمی سطح پر ہوا تھا۔ مریم کہتی تھی کہ لندن تو کیا پاکستان میں بھی ان کی کوئی جائیدادیں نہیں، لیکن اصل مسئلہ یہ ہے کہ اپوزیشن کو عمران خان سے صرف ایک چیز چاہیے اور وہ ہے NRO۔ دوسری جانب فواد چودھری کہتے ہیں ہر 3 ماہ بعد زرداری اینڈ کمپنی کو لگتا ہے کہ اگلے 3 ماہ بہت اہم ہیں، پھر وقت گزرتا جاتا ہے اور نیا بیان آتا ہے اگلے 3 ماہ بہت اہم ہیں۔ وفاقی وزیر فواد چودھری نے اپنے ٹویٹ میں کہا کہ بلاول کی عدم اعتماد کی بات اور ناکامی، استعفے نہ لانگ مارچ سے سب پرانی تنخواہ پر کام کریں گے۔ 3 سال بعد بھی آپ کا کوئی چانس نہیں ہے، زمانہ اور وقت آگے چلا گیا، آپ بہت پیچھے رہ گئے، گرد اتنی ہے کہ آپ کو راستہ نہیں مل رہا، کاروبار پر توجہ دیں۔ شہباز گل کہتے ہیں نواز شریف نے ملک کی خدمت نہیں ملک گروی رکھا ہوا ہے، ہر منصوبہ چیخ چیخ کر کہہ رہا ہے کہ کرپشن کا مال بنایا گیا۔ معاون خصوصی شہباز گل نے اپنے بیان میں کہا کہ کراچی ایئرپورٹ کو اسلامی بانڈز کی سیکیورٹی کے طور پر استعمال کیا گیا، اس سیکیورٹی کے بدلے 182 ارب کے قرض حاصل کیے گئے۔ 2015 میں اس ایئرپورٹ کے بدلے 117 ارب قرض حاصل کیا گیا۔ 2016 میں حکومت نے اس عمارت کو رہن رکھوا کر دوبارہ قرض حاصل کیا۔ خواجہ آصف کے خلاف زائد اثاثوں اور منی لانڈرنگ تحقیقات میں پیش رفت، 4 افراد نے بیانات ریکارڈ کرا دیے۔ نیب دستاویزات کے مطابق نجی بینک کے چپڑاسی انوار نے اکاؤنٹ میں 2 کروڑ 80 لاکھ روپے جمع کرائے۔ چپڑاسی کے مطابق سینئر افسران کے کہنے پر رقم جمع کرائی۔ خواجہ آصف کے بھتیجے سلطان عزیز نے بھی 2 کروڑ روپے جمع کرائے۔ خواجہ سلطان کے مطابق ان کی ہی رقم ان کے اکاؤنٹ میں جمع کرائی گئی۔ نیب دستاویزات کے مطابق سیاسی کارکن عبدالوحید نے بھی 2 کروڑ اکاؤنٹ میں جمع کرائے۔ سرمد اعجاز نے 50 لاکھ روپے نکلوا کر خواجہ آصف کے حوالے کیے۔ یہ ساری رقم کہاں سے آئی؟ خواجہ آصف تاحال جواب نہیں دے سکے۔ بلیٹن میں بات کریں گے کھوکھر پیلس آپریشن کے خلاف سیف الملوک نے توہین عدالت کی درخواست دائر کر دی ہے۔ لاہور ہائی کورٹ میں درخواست پر سماعت کل ہوگی۔ لیگی ایم پی اے سیف الملوک کھوکھر نے درخواست میں موقف اپنایا کہ انتظامیہ نے عدالتی حکم کے باوجود کھوکھر پیلس مسمار کیا۔ سول عدالت نے بھی ہمارے حق میں فیصلہ دیا تھا۔ عدالت سے استدعا ہے کہ DGLDA سمیت فری کینٹ کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی کی جائے۔ بات کریں گے قاتل وائرس کی۔ جی ہاں، آپ کو بتائیں کہ کورونا کے خلاف تمام تر کوششیں تدابیر بے سود ہو گئی ہیں۔ وائرس 24 گھنٹوں میں مزید 23 انسانی زندگیاں نکل گیا۔ اموات کی تعداد 11,218 ہو گئی۔ مزید 1,629 افراد میں وائرس کی تشخیص ہوئی ہے۔ 5,34,000 افراد کورونا میں مبتلا ہو چکے۔ 4,90,000 افراد صحت یاب، جبکہ 34,000 مریض زیر علاج ہیں۔ کورونا سے مزید 23 افراد انتقال کر گئے۔ پنجاب میں 4,568، خیبر پختونخوا میں 1,839، گلگت بلتستان میں 102، اسلام آباد میں 468 اموات ہو چکی۔ مزید بھی بات کریں گے قاتل وائرس کی تو دنیا بھر میں کورونا سے ہلاکتوں کی تعداد 21,40,000 ہو گئی۔ مریضوں کی تعداد 9,98,00,000 تک جا پہنچی۔ 7,20,00,000 مریض صحت یاب ہو چکے ہیں۔ موزی کورونا وائرس کے وار جاری۔ امریکہ میں 4,30,000، برازیل میں 2,17,000، بھارت میں 1,54,000، میکسیکو میں 1,50,000، روس میں 70,000، فرانس میں 73,000، برطانیہ میں 98,000 اور سعودی عرب میں 6,352 اموات ہو چکی ہیں۔ مزید خبریں اس بریک کے بعد۔ ویلکم بیک۔ وفاقی وزیر تعلیم شفقت محمود کہتے ہیں رواں سال گرمیوں کی چھٹیاں کم ہوں گی، امتحانات مئی یا جون میں ہو سکتے ہیں، امتحان کے بغیر کوئی پاس نہیں ہوگا۔ وفاقی وزیر نے ایک انٹرویو میں کہا بلا شبہ کورونا وبا کا خطرہ موجود ہے، لیکن بچوں کی تعلیم کو بہت نقصان پہنچ چکا ہے۔ ہم وزارت صحت کی ہدایات کے مطابق چل رہے ہیں۔ کیسز کی تعداد میں کمی آئی ہے اور اب
कोरोना वैक्सीन भी आने वाली है, इसलिए तालीमी इदारों को खोलने का फैसला किया गया है। शफकत महमूद ने कहा कि तालीमी साल का आगाज अगस्त में कराने के लिए इक़दाम किए गए ताकि बच्चों को कोर्स मुकम्मल करने और इम्तिहानात की तैयारी का मौका मिल सके। नाजरीन, सोना महंगा क्या हुआ? गरीब तो दरकिनार मिडिल क्लास की पहुंच से भी बाहर हो गया है। शहरियों ने महंगाई की तोड़ भी निकाल ली है। सोने की जगह आर्टिफिशियल जेवरात का इस्तेमाल करने लगे। आर्टिफिशियल जेवरात में हर रोज वैरायटी मार्केट में दस्तयाब होती है। आर्टिफिशियल ज्वेलरी पर देखते हैं मोहम्मद हनीफा की रिपोर्ट। काफ़ी एक्सपेंसिव हो गया है। आर्टिफिशियल ज्वेलरी का ट्रेंड है। जब हमारे पास सेट होते हैं 10,000, 15,000, 12,000 के रेंज में, कस्टमर को ये बेनिफिट देते हैं कि हाफ प्राइस में जब मर्जी रीसेल वैल्यू दे सकते हैं 1 ईयर के अंदर। 1 साल का टाइम होता है कस्टमर के पास, जब मर्जी वापस करना चाहेंगे उनके पैसे वैलिड है उनके, क्योंकि इसमें कस्टमर का भी फायदा होता है, हमारा भी फायदा होता है। गोल्ड तो काफ़ी एक्सपेंसिव है। ऊपर से सबसे बड़ी बात है कि जान को खतरा है इंसान की पहनने का। जो पहन भी लेंगे तो टेंशन होती है कोई छीन ना ले, 100 मामला है। कुछ लोग ऐसे भी आ रहे हैं कि जो गोल्ड सेल कर देते हैं उसकी तस्वीर ले आते हैं, आर्टिफिशियल में बनवा लेते हैं हमसे, वो भी हम रेडी कर देते हैं। सारा पाकिस्तान में बनता है। कोई भी गोल्ड का आर्टिकल ले आए, इंडियन ले आए, पाकिस्तान में तैयार होता है। बहुत अच्छी अच्छी क्वालिटी की चीज़ें हैं, कुंदन में होती हैं। एक इससे बड़ी बेहतरीन चीज़ है ये वाली, ये पोल्की में बना हुआ है। गोल्ड तो बहुत कम रह गया है, उसमें डिजाइनिंग नहीं आती, मैचिंग नहीं आती, तो ये कंपैरेटिवली बहुत अच्छी है। बड़ी सिस्टर की शादी है, उसकी लिए हम ज्वेलरी वगैरह खरीदी है, उसकी शॉपिंग के लिए आए हुए हैं। अब नहीं ले सकते, अब हम लोग इतनी फोल्ड नहीं कर सकते, इसी में हम गुजारा चला लेते हैं। हम पहनने में हमने सारे बच्चियों को पहन देंगे तो डाल लेंगे ये वाली बच्चियाँ। और सोना भी खरीदते हैं मगर इतनी ज़्यादा नहीं खरीद सकते ना कि हर ड्रेस के साथ आप सोने के सेट, सोने की ज्वेलरी अफोर्डेबल नहीं है। You can only afford this, okay? But in real words, okay, you even can't afford that. What about gold? You can't afford gold. Nobody can. Nobody can wear gold, okay? The only option, okay, is a wedding. A woman has to wear something, okay? So the only option, the last option is artificial jewelry, which is out of reach. Means you can't afford it. Every price is like a 1,000. Anything you used to buy like 2 years ago for 1,000, it's like a 5,000 now. And you have to have a good bargaining skills, okay, to get the jewelry, okay? Otherwise, you can't wear anything, or you can't get anything at home, okay? Well, like bangles, necklace. Obviously, a woman needs a bangle, he needs a neck, she needs a necklace, she needs a ring, okay? She needs everything, okay, for wedding, okay? But affordable prices is not there. You know, see, if you ask a price, okay, he's gonna say, okay, 3,000 rupees, okay? And I know it's not worth 3,000 rupees, but he's gonna survive as well. Understand him as well. कंगन बाजेगा, चूड़ी खनकेगी, लेकिन नाजरीन कंगन और चूड़ी दोनों हैं खामोश, क्योंकि सोने का रेट हो गया है बहुत ज़्यादा महंगा। गरीब आदमी की पहुंच से सोना बाहर हो गया है। लेकिन अब ये है कि आर्टिफिशियल ज्वेलरी करेगी आपकी ज़रूरत पूरी। यहाँ पे हर चीज़ मिल रही है। आप सोने का हार लें, आप सोने की चूड़ियाँ लें, आप सोने के कंगन लें, या आप सोने की अंगूठियाँ लें, हर चीज़ यहाँ पे मिल सकती है। लेकिन अगर आप भी लेना चाहते हैं कुछ सच्चा, कुछ अच्छा और कुछ सस्ता, तो अनारकली बानो बाजार का रुख कीजिए और यहाँ से बेहतरीन शॉपिंग करें। यहाँ आपको बताएंगे कि हुकूमत के लिए भारी खसारे का शिकार बिजली तकसीमकार कंपनियां दर्दे सर बन गई। हुकूमत ने 4 बिजली तकसीमकार कंपनियों से जान छुड़ाने का प्लान बना लिया।
ज़राए के मुताबिक बिजली की 4 तकसीम कार कंपनियां सूबों के हवाले करने का मंसूबा बना लिया गया। हेस्को और सेप्को सिंध हुकूमत को देने पर गौर शुरू हो गया। पेस्को और टेस्को खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को देने का मंसूबा है। पावर डिवीजन का मामला मुश्तरका मुफादात काउंसिल में लेकर जाने पर गौर किया जा रहा है। हुकूमती ज़राए के मुताबिक बिजली चोरी, तरसील और तकसीम के नुकसानात बड़ा मसला है। बिलों की अदम अदायगी भी एक बड़ा मसला है। पेशावर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी के सालाना नुकसानात 38.69% पर पहुँच गए। सखर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी के सालाना नुकसानात 36.27% पर पहुँच चुके। हैदराबाद इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी के नुकसानात 28.82% पर पहुँच गए। ट्राइबल इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी के नुकसानात 16. सेनेट की कायमा कमेटी बराए मनसूबाबंदी के इजलास में इंकशाफ किया गया है कि वजारत मनसूबाबंदी के 998 तरक्याती मनसूबे ज़ेरे तकमील हैं और उन्हें मुकम्मल करने के लिए 8,293 अरब रुपए से ज्यादा तरक्याती बजट दरकार है। जी हां, आपको बता रहे हैं कि 293 अरब से ज्यादा तरक्याती बजट दरकार है। सेनेट की कायमा कमेटी बराए मनसूबाबंदी के इजलास में इंकशाफ किया गया है कि वजारत मनसूबाबंदी के 998 तरक्याती मनसूबे ज़ेरे तकमील हैं और उन्हें मुकम्मल करने के लिए 8,293 अरब रुपए से ज्यादा का तरक्याती बजट दरकार है। आपको बता रहे हैं कि बजट दरकार कर दिया गया है सेनेट की। हुकूमत सोशल मीडिया रूल्स में नजरसानी करने पर तैयार हो गई। अटॉर्नी जनरल ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट को आगाह कर दिया। अदालत ने पीटीए और स्टेक होल्डर्स को मुशावरत के बाद रिपोर्ट पेश करने की हिदायत कर दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में सोशल मीडिया रूल्स के खिलाफ केस की समाअत हुई। अटॉर्नी जनरल ने अदालत को बताया कि किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को बंद करना मसले का हल नहीं, ये रूल्स हरफे आखिर नहीं। स्टेक होल्डर तजावीज दे सकते हैं, जिस पर चीफ जस्टिस हाई कोर्ट ने कहा कि लग रहा है कि पीटीए ने स्टेक होल्डर से मुशावरत नहीं की, मुशावरत की जाए ताकि कोई इबहम ही ना रहे। अटॉर्नी जनरल ने अदालत से इस्तदा की कि स्टेक होल्डर से मुशावरत के बाद रिपोर्ट्स पेश करूंगा, अदालती मुआवनत के लिए वक्त दिया जाए। अदालत ने कहा स्टेक होल्डर्स को बुलाकर सुनना मुनासिब तजावीज है। अटॉर्नी जनरल रिपोर्ट्स पेश करेंगे तो बेहतर चीज सामने आएगी। अटॉर्नी जनरल ने कहा स्टेक होल्डर को सुनने के लिए तैयार हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सोशल मीडिया रूल से मुतल्लिक केस की समाअत 4 हफ्ते के लिए मुलतवी कर दी। इधर आपको बताएं कि गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर कहते हैं ओपोजिशन अपनी तसल्ली कर ले, इमरान खान ही 2023 तक वजीर आज़म हैं। हर महाज पर नाकामी के बाद पीडीएम अब महफूज रास्ते की तलाश में है। गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर से सूबाई वजीर कानून राजा बशारत ने मुलाकात की। इस मौके पर चौधरी सरवर का कहना था कि हुकूमत गिराने की पीडीएम की ख्वाहिश उनके दिल में ही रह जाएगी। अवाम मुंतखब हुकूमत गिराने की ख्वाहिश रखने वालों के साथ नहीं, पुख्ता आज़म और साबित कदमी है। वज़ीर आज़म इमरान खान की पहचान है। सियासी माहौल में हलचल पैदा करते रहना पीडीएम की मजबूरी बन चुकी है। चौधरी सरवर ने मजीद कहा कि पीडीएम देखेगी सेनेट इंतखाबात में भी तहरीक इंसाफ जीतेगी। हुकूमत मजबूत और मुस्तहकम है, मुखालिफिन को धमकियों से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दूसरी जानिब आपको बताएं कि विफाकी हुकूमत की जानिब से F9 पार्क को गिरवी रखने के मामले पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करते हुए मेयर इस्लामाबाद पीर आदिल गिलानी ने अदालत जाने का ऐलान कर दिया है। मेयर इस्लामाबाद पीर आदिल गिलानी की जानिब से जारी बयान में कहा गया है कि F9 पार्क इस्लामाबाद के बासियों का पार्क है। पार्क को गिरवी रखकर कर्जा लेने की मजम्मत करते हैं। F9 पार्क के इव्ज स्कूक बाउंड्स जारी नहीं होने देंगे। उधर इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने उसामा कत्ल केस के मुलजमान का मजीद 3 रोजा जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया है। इस्लामाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में तालिब इल्म उसामा सत्ती कत्ल केस की समाअत हुई। मुलजिमों का मजीद जिस्मानी रिमांड मांगने पर फाजिल जज ने इस्तफसार किया कि अब
और कितना रिमांड लेंगे? पहले ही 22 रोजा जिस्मानी रिमांड मुकम्मल हो चुका है। वकील फैसल यूनुस ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि हमारी दरख्वास्त पर तफ्तीशी अफसर तब्दील हुआ है, तफ्तीश आगे बढ़ रही है, इसमें पेशरफ्त भी हो रही है। हम चाहते हैं कि मजीद रिमांड दिया जाए। JIT भी अपना काम कर रही है। वकील के दलाइल पर अदालत ने मुलजमान को मजीद 3 रोजा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। मजीद आपको बताएं कि वजीर आला सिंध मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत एपेक्स कमेटी का इजलास। एपेक्स कमेटी इजलास में अमन अमान और नेशनल एक्शन प्लान पर गौर किया गया। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा कि 2015 में एपेक्स कमेटी कायम की गई थी और इसके फैसलों से अच्छे नताइज हासिल हुए हैं। हमने कराची में अमन अमान बहाल करने में काफ़ी मेहनत की है। उन्होंने कहा कि शहर बल्कि सूबे में अमन अमान कायम करने में हमारे कानून नाफिज करने वाले इदारों ने बहुत कुर्बानियाँ दी हैं। मुख्तलिफ इदारों ने अमन अमान के हवाले से एपेक्स कमेटी को ब्रीफिंग दी। ब्रीफिंग में बताया गया कि कुछ ग्रुप्स पड़ोसी मुल्क की हिमायत से मसाइल पैदा करना चाहते हैं। कुछ कौम परस्त ग्रुप्स भी इस्तेमाल होने के लिए हमेशा तैयार है। कानून नाफिज करने वाले इदारों की मॉनिटरिंग और आपस में कोऑर्डिनेशन में हालात कंट्रोल में हैं और अस्करियत पसंद ग्रोहों के खिलाफ टारगेटेड ऑपरेशन जारी हैं। मुराद अली शाह और अली जैदी के दरमियान तनाज़ा हल ना हो सका। सिंध हुकूमत के तर्जुमान मुर्तज़ा वहाब कहते हैं अली जैदी ने इजलास में गैर मुनासिब तरीके से वज़ीर आला से सवाल किया। अली जैदी तरक्याती कामों पर सिंध हुकूमत की कारकर्दगी से खाइफ हैं। मुराद अली शाह ने असद उमर से सामने अली जैदी के रवैये की शिकायत की। कराची में तरक्याती कामों को सराहा। लगता है अली जैदी को अच्छा नहीं लगता। कराची में तरक्याती मनसूबों पर सूबाई बजट से काम हो रहा है। तो दूसरी जानिब PTI रहनुमा अली जैदी कहते हैं कि मैंने इजलास में वजीर आला सिंध से सादा सा सवाल किया था। जी हाँ, अली जैदी का कहना था कि मुराद अली शाह ने अंग्रेजी में कहा कि मैं आपको जवाब दे नहीं हूँ। मैंने वजीर आला से 3 बार एक ही सवाल किया लेकिन जवाब में दिया गया। इजलास में सवाल मेरा हक था। मैं खाना खाने या बातों के लिए तो नहीं गया था। कराची को तबाह बर्बाद करने में पीपल्स पार्टी ने बड़ा किरदार अदा किया। बुलेटिन में बात करेंगे चेयरपर्सन चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो सारा अहमद का फैसलाबाद में घरेलू मुलाजमा पर तशद्दुद के वाक़े का नोटिस। चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो फैसलाबाद की टीम ने तशद्दुद का शिकार घरेलू मुलाजमा को तहवील में ले लिया। चेयरपर्सन सारा अहमद कहती हैं वाक़े का मुकदमा दर्ज करा दिया। घरेलू मुलाजमाओं पर तशद्दुद के बढ़ते हुए वाक़यात इंतहाई अफसोसनाक हैं। फैसलाबाद थाना बटाला कॉलोनी के इलाके में साबिक नाजिम उस्मान मंज की अहलिया आसिमा ने 13 साला घरेलू मुलाजिमा यास्मीन को बर्तन टूटने की बिना पर डंडों से बेमाना तशद्दुद का निशाना बना डाला, जिससे कमसिन यास्मीन शदीद जख्मी हो गई और मौके पाकर घर से भाग गई। नाजरीन, यहाँ आपको बताएं कि पाक चीन इक्तिसादी राहदारी अथॉरिटी के चेयरमैन लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर आसिम सलीम बाजवा कहते हैं CPEC मंसूबा ना तो सुस्त रवि का शिकार हुआ और ना ही इसमें किसी किस्म की कोई रुकावट है। हम इसकी कामयाबी के लिए कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर आसिम सलीम बाजवा का कहना था कि पाक चीन इक्तिसादी राहदारी मंसूबे के दूसरे मरहले पर काम का आगाज होने जा रहा है। आसिम सलीम बाजवा ने वफ्द को बताया कि CPEC मंसूबे में मुल्क के पसमानदा इलाकों खसूसन बलोचिस्तान पर खसूसी तवज्जो दे रहे हैं। पाक चीन इक्तिसादी राहदारी के दूसरे फेज में बिजनेस रवाबित को बेहतर बनाया जाएगा। और अब खबरें आलमी मंजरनामे से। तो नाजरीन, बात करेंगे कि किसानों की मोदी सरकार को आंखें दिखाने के लिए दिल्ली में ट्रैक्टर मार्च की तैयारियां। काश्तकारों ने भारतीय फौज की परेड के मुतवाजी परेड के लिए लाखों ट्रैक्टर्स फराहम कर दिए। मुजाहिरीन 3 रास्तों पर ट्रैक्टरों से परेड करेंगे।
भारत यौम जमहूरिया पर मोदी किसान मार्च से खौफजदा, जगह जगह एहलकार तैनात कर दिए। मुजाहिरीन 3 रास्तों पर ट्रैक्टरों से परेड करेंगे। जब तक सारे ट्रैक्टर परेड मुकम्मल नहीं कर लेंगे, मार्च जारी रहेगा। सिंगू बॉर्डर, टिकरी और गाजीपुर से ट्रैक्टर परेड का आगाज होगा। मार्च के दौरान किसान तहरीक में जाने देने वालों को सलामी भी पेश की जाएगी। पाकिस्तानी अमेरिकन साइमा मोहसिन को पहली मुस्लिम फेडरल प्रोसिक्यूटर मुकर्रर कर दिया गया। साइमा मोहसिन को रियासत मिशिगन के शहर डायरेक्टरेट में फेडरल प्रोसिक्यूटर मुकर्रर किया गया। वो पहली अमेरिकन मुस्लिम खातून हैं जो अगले माह मनसब संभालेंगी। जी हाँ, बाउंड बर्स की साइमा मोहसिन कायमा यूएस अटॉर्नी बराए ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट का मनसब मौजूदा ओहदेदार मैथ्यू शेनडायर की मुद्दत खत्म होने पर 2 फरवरी को संभालेंगी। मैथ्यू ने डोनाल्ड ट्रंप के ओहदा सदारत छोड़ते ही इस्तीफा दिया था। मुत्तहिदा अरब अमारात से सफारती ताल्लुकात बहाल। इसराइल ने यूएई में बाज़ाब्ता तौर पर अपना सफारतखाना खोल लिया। इसराइली सफारतखाने में एतन नाये इसराइल के नाज़िमुल उमूर के फ़राइज़ अंजाम देंगे। दूसरी जानिब यूएई ने भी तिल इसराइल में भी सफारतखाना खोलने की मंजूरी दे दी है। गुज़श्ता साल अगस्त में अमेरिका की मदद से मुत्तहिदा अरब अमारात और इसराइल के दरमियान मुआहदा तय पाया था, जिसके तहत दोनों ममालिक के दरमियान सफारती ताल्लुकात कायम हुए। नीदरलैंड में लॉकडाउन के खिलाफ हजारों अफराद सड़कों पर निकल आए। पुलिस के साथ झड़पों में मुतअद्दिद मुजाहिरीन जख्मी हो गए। 100 से ज्यादा अफराद को हिरासत में ले लिया गया। नीदरलैंड में कोरोना की वबा खतरनाक सूरत हाल इख्तियार कर गई। लॉकडाउन और कर्फ्यू नामंजूर करते हुए हजारों अफराद दारुल हुकूमत एम्स्टरडम में सड़कों पर निकल आए, जबरदस्त एहतजाज किया। मुजाहिरीन ने कई गाड़ियों को आग लगा दी, दुकानों में भी तोड़ फोड़ की। पुलिस के साथ झड़पों में मुतअद्दिद मुजाहिरीन जख्मी हो गए। पुलिस ने 100 से ज्यादा अफराद को हिरासत में ले लिया। लॉकडाउन के खिलाफ लोगों ने एम्स्टरडम के पार्क में धरना दे दिया। नीदरलैंड में दूसरी जंग अजीम के बाद पहली बार रात का कर्फ्यू लगाया गया। सऊदी अरब ने सरकारी सरमायाकारी फंड के लिए हिकमत अमली का ऐलान कर दिया। वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने बताया कि PIF के असासे 2030 में 70 खरब और 500 अरब रियाल से बढ़ जाएंगे। हुकूमत फंड के जरिए सालाना 150 अरब रियाल सऊदी मईशत के लिए शामिल करेगी। सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने कहा कि पब्लिक इन्वेस्टमेंट फंड की 2021 से 2025 तक हिकमत अमली की मंजूरी दे दी गई है। ये ममलिकत के मकासद और अज़ाइम को पूरा करने में मरकजी हैसियत रखते हैं। इनमें इक़्तिसादी तरक्की, मयार और इसके साथ साथ तमाम रियावती और जदीद सनतों को पायदार तरक्की शामिल है। इनका कहना था कि निजी शोबे के साथ मिलकर बहुत से अहम शोबे और सरमायाकारी के मंसूबे शुरू किए हैं। सऊदी अरब में मुस्लिम लीग काफ के ज़ेरे तमाम तकरीब सियासी, समाजी और सहाफ़ी बरादरी ने शिरकत की। चेयरमैन जहांगीर खान का कहना था ओवरसीज पाकिस्तानी एक दूसरे का दस्तो बाजू है। एक शख्स नहीं बल्कि शख्सियत बनकर जीना होगा। पाक मीडिया जर्नलिस्ट फोरम सऊदी अरब के चेयरमैन जहांगीर खान ने कहा कि दयार खैर में सबको मिलकर पाकिस्तान के लिए सोचना होगा। जद्दा में तमाम सियासी और समाजी पार्टियां गुलदस्ते की तरह काम कर रही हैं। पाकिस्तान के मुस्बत इमेज को उजागर करने के लिए कोशा रहते हैं। चौधरी मोहम्मद अकरम बलोच शेर ने कहा कि ओवरसीज पाकिस्तानियों की मदद करें, हमें एक दूसरे के काम आना है, दूसरों के दर्द को अपना दर्द समझना होगा। तमाम सियासी और समाजी मुफादात से बिला तफरीक होकर पाकिस्तान की तरक्की के लिए काम करना होगा।